सारे लोग सुनो मेरी बात को, ठीक है। अभी क्या होता है कि जब हम 10th से 11th में जाते हैं, 10th क्लास से जब हम 11th क्लास में जाते हैं, तो सारी की सारी चीज एकदम से अलग सा, मतलब एक अलग ही दुनिया हो जाता है। 11th 10th में जितना हम पढ़ते हैं उसका मैक्सिमम चीज नहीं आता है। कंसेप्ट जो भी है, बहुत सारा चीज है, कंसेप्ट है जो नई नई कंसेप्ट आएंगी इसमें 11th में। तो यहाँ पे ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। हम इसको एकदम से जीरो लेवल से शुरू करेंगे। जिनका बेसिक्स जो 8th 9th 10th में जिनका बेस अगर साइंस में थोड़ा सा वीक भी रहा होगा, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे, फिर उसको धीरे धीरे करके हम लेवल को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर महाराष्ट्र बोर्ड से बच्चे होंगे या फिर सीबीएसई से होंगे, आईसीएसई का भी कोई है इसमें? नहीं सर। All are from Maharashtra board or from Yeah. one single Carmel? Yeah, all, most of them are from Carmel. Okay. Then थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, अगर आईआईटी का सिलेबस देखें, नीट का सिलेबस देखें, तो आगे चल के जब हम 11th प्लस 12th देखते हैं, एक साथ जब देखते हैं तो सब इक्विवेलेंट है। चाहे वो आईसीएसई से बच्चा आ रहा हो, चाहे वो सीबीएसई से बच्चा आ रहा हो, या फिर महाराष्ट्र बोर्ड या किसी अदर स्टेट्स बोर्ड का भी, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। तो हम, मेरा जो अप्रोच रहेगा कि जो भी बच्चे आएंगे उनको मैं जीरो से सिखाऊंगा, और जो भी तुम्हें डाउट होगा, कोई भी किसी को भी कोई भी डाउट होगा, मैं ये चाहूंगा कि तुम या तो क्लास जब मेरा लेक्चर कम खत्म होगा उस वक्त पूछ सकते हो, या फिर अगर बीच में भी नहीं आ रहा है तो बोल सकते हो कि सर इसको एक बार समझा दीजिए, नहीं आ रहा है। लेकिन ध्यान से सुनना होगा। कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए। अगर तुम कंसंट्रेट होकर नहीं सुनोगे, तुम्हें सिर्फ समझ में या कुछ भी नहीं आएगा। तो पढ़ना और पढ़ाना अलग चीज है, सीखना और समझना दोनों अलग चीज है। मैं यहाँ तुम्हें पढ़ाने नहीं आऊंगा, सिखाने आऊंगा कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो कोई भी चीज अगर पढ़ो तो उसको पूछना होगा, खुद से क्वेश्चन एराइज करना होगा कि हाउ। सिंपल सा अगर मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूँ तो ये तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। मैं तो बता दूंगा कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थ्योरम, पर्टिकुलर कंसेप्ट, ये सब तुम्हें पढ़ा दूंगा। व्हाट तुम्हें पूछना है, हाउ एंड व्हाई, कैसे एंड क्यों। जब भी तुम क्वेश्चन एराइज करोगे कैसे ए क्यों, तुम्हें कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, उसके उससे और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, सुन रहे हो सबके सब? तो पहला चैप्टर है, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हेडिंग डालो, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसको लिखो। मैं थोड़ा कैमरा अपना फिक्स करता हूँ। lagi nih harus dia. Hah? यस, कॉपी दिख रहा है सबको? तुम्हें बस ये फील करना है कि तुम होम ट्यूशन ही पढ़ रहे हो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, समझा रहा हूँ और तुम समझ रहे हो। ठीक है, कितने बच्चे हैं जिनको सुनाई दे रहा है? सब जल्दी से हाँ बोलो। हाँ सुनाई दे रहा है। यस यस, जल्दी जल्दी से यस बोल दो। सबको सुनाई दे रहा है? यस सर, सुनाई दे रहा है। हाँ दे रहे हैं।
गुड। तो देखो ये हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में भी यूज होने वाला चीज है। तो इसको एज ए सब्जेक्ट, ये जो चैप्टर लिखा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसे एज ए सब्जेक्ट ट्रीट मत करो, इसे एज अ डेली लाइफ क्वांटिटी और चीज समझो, ठीक है। तो इससे पहले मैं कुछ बेसिक से चीजें जैसे बता रहा हूँ, बार बार सुने हुए कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है। तो तुमसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज फिजिक्स, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? जैसे बायो है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। तो ऐसे ही एक सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो इसको अलग से हमें पढ़ने की क्यों जरूरत है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये फिजिक्स का चीज है, केमिस्ट्री का चीज है, बायो का है? कैसे पता चलेगा? कोई भी अगर तुमसे कुछ भी मैं क्वेश्चन दूं या कोई भी क्वेश्चन पूछूं, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, बायो से रिलेटेड है, या जनरल सा ऐसा कोई चीज है। तो जब भी हम चीजों को जब डील करते हैं, तो वहां पे एक चीज आता है फिजिकल फिनोमिना। सो फिजिक्स डील्स विद द फिजिकल फिनोमिना। पूरे यूनिवर्स में जो भी फिजिकल फिनोमिना हो रहा है, उन सब के स्टडीज को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमिना। लिख लो। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑल फिजिकल फिनोमिना। बस ऐसे शॉर्ट में एक सेंटेंस लिख लो। अब यहाँ पे एक चीज आता है कि ये फिजिकल क्या है, ठीक है। सारी जो भी स्टोरी है, कहानी है, वो यहाँ से शुरू होता है, फिजिकल से। ये सारी कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसको समझो। एनीथिंग और एनी क्वांटिटी दैट वी मेजर। कोई भी ऐसा क्वांटिटी, कोई भी ऐसा चीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं, वो सब किसके अंडर आएगा? फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आएगा। जैसे अगर मैं कहूँ ये लेंथ है, लेंथ को मेजर करना है, तो हम मेजर कर सकते हैं, कुछ मीटर सेंटीमीटर होगा। टाइम है, टाइम को हम मेजर कर सकते हैं, 1 मिनट, 1 आवर, 2 आवर। ऐसे अगर वेट है तो मेजर कर सकते हैं, 20 kg, 50 kg। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ, ये जो खुशी है, हैप्पीनेस, इसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं। मैं कहूँ मैं आज बहुत दुखी हूँ, ये जो सैड है, सैडनेस है, इसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारा चीज है। पेन है, दर्द हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है पता नहीं है, कितना खुश हो पता नहीं है। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जिसे हम मेजर कर सकते हैं वो सारे के सारे लेंथ है, जैसे मास है, वेट है, टाइम है, टेम्परेचर है, ठीक है, प्रेशर है। ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर टाइम, वी कैन मेजर टेम्परेचर, वी कैन मेजर प्रेशर, वी कैन मेजर वेट, वी कैन मेजर हाइट। So all these things are measurable quantities. So all measurable quantities are physical quantities. So put a star and write all measurable quantities are physical quantities. All measurable quantities are physical quantities. यहां से एक वर्ड आया मेजरेबल, मतलब मेजरमेंट। इसको ध्यान से समझो फिर से। ये जो मेजरमेंट है, मैं बोल रहा हूं कि ये लेंथ है, एक लाइन ऐसे खींच दिया, मैंने बोला ये 1 मीटर है, मैंने लिखा ये 1 मीटर है।
मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन द पेन एंड पनवेल इज 35 किलोमीटर, ऐसे बोल सकता हूँ। जैसे पेन और पनवेल के बीच में 35 किलोमीटर डिस्टेंस है। मैं अगर बोल रहा हूँ मुझे आई नीड 5 kg राइस, वैसे मैं लिखूंगा 5 kg राइस, ऐसे 5 kg लिखूंगा। ठीक है, अगर मैं अपना बॉडी का टेम्परेचर मेजर करूं तो मैं लिखूंगा कि मेरा अभी बॉडी का टेम्परेचर है 27 या 28 या 35, कुछ भी ऐसे ही मान लो डिग्री सेल्सियस। तो ये जितने भी चीजें मैंने लिखा है इसमें ध्यान से देखो, दो चीज आ रहा है। पहला तो ये कि ये 1 आ रहा है, 35 आ रहा है, 5 आ रहा है, 27 आ रहा है। दूसरा ये आ रहा है, यहाँ पे मीटर है, किलोमीटर है, किलोग्राम है, डिग्री सेल्सियस है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड ही न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब भी हम कोई भी चीज मेजर करेंगे तो हमें दो चीज लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसे लिखो, मेजरमेंट इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू, मैं बोल रहा हूं लिख नहीं रहा हूं, बस तुम लिखो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू, यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल देना और यहाँ पे लिखना यूनिट। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखो पूरा, यहाँ यूनिट लिखो 135, 527, these are the numerical values, मीटर, किलोमीटर, ग्राम, किलोग्राम, डिग्री सेल्सियस, these are the units। तो जब भी हम कोई भी चीज मेजर करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब में जाके या कहीं पे भी, तो उस एक्सपेरिमेंट का जब हम रिजल्ट लिखेंगे तो उस रिजल्ट में दो चीजें होंगी। पहला एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, दूसरा यूनिट होगा। तो अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज मेजरमेंट, तो पहले समझो फिर क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा। व्हाट इज मेजरमेंट, अगर तुमसे कोई ऐसे साइंटिफिक आंसर पूछ रहा है कि व्हाट इज मेजरमेंट बताओ, तो इसको देखो, सपोज दिस लेंथ इज 5 मीटर। अब ये 5 मीटर क्या है, मेरे पास एक ऐसा यूनिट है, एक ऐसा चीज है जिसका लेंथ 1 मीटर है। इस 1 मीटर से ये 5 टाइम्स है। सपोज दिस इज A and this is B, so B is equal to 5 times A। इसको रिलेट कर सकते हैं। मेरे पास एक लेंथ है जिसको मैंने कहा ये 1 मीटर है, इसी 1 मीटर से जब मैंने इस लेंथ को मेजर किया तो 5 टाइम्स आया, तब मैंने कहा ये 5 मीटर है। समझ में आया? जैसे मार्केट में जाते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं या कोई भी जनरल स्टोर पे जाते हैं, तो बोलते हैं ना कि हाँ भाई वो 2 kg शुगर कर दो, ठीक है, 5 kg मुझे राइस कर दो, या ऐसे जैसे पोटैटो लेने गए, बोले कि हाँ 2.5 kg पोटैटो कर दो, ठीक है। ये क्या है, ये 2 kg है, 5 kg है, 2.5 kg। वो शॉपकीपर क्या करता है, वो ऐसे एक बैलेंस बीम होता है, ऐसे एक बैलेंस बीम होता है ना, साइड में यहाँ पे एक कोई चीज रखता है जिसपे 1 kg, 2 kg, 1.5 kg ऐसा कुछ लिखा रहता है, यहाँ पे 500 ग्राम, 200 ग्राम। फिर उस जितना ये रखा है उसी के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से इधर क्वांटिटीज को रखता है। जैसे ये बैलेंस हॉरिजॉन्टल होता है, वो बोलता है कि भाई ये ले लो 1 kg हो गया। ऐसे मान लो यहाँ पे 1 kg रखा है, तो ये 1 kg रखा है, तो तुम्हें टोमेटो लेना है 1 kg, कैसे पता चलेगा कि 1 kg है? तुम इस बीम बैलेंस पे रखोगे और जैसे ही ये बीम बैलेंस ये वाला पैरेलल हो जाएगा, ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो तुम कहोगे कि ये जो टोमेटो इधर रखा है वो 1 kg है। वो 1 kg इसलिए है क्योंकि मैंने इधर एक यूनिट रखा है जो बता रहा है कि इसका वैल्यू 1 kg है। अब मैं कहूँ नहीं मुझे 1 kg नहीं चाहिए, 5 kg चाहिए, तो वो दुकानदार क्या करेगा, इस 1 kg यूनिट से 5 टाइम्स मेरे थैला में रखेगा।
टोमेटो क्या करेगा, इस 1 kg यूज करके 5 टाइम्स इसमें रखेगा और बोलेगा कि हाँ भाई ले जाओ, ये 5 किलो हो गया, ले जाओ। एक्चुअली हम देखें तो ये कंपेयर कर रहा है, एक स्टैंडर्ड यूनिट है, इस स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर कर रहा है चीजों को। ये स्टैंडर्ड यूनिट है, इस स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर किया गया है इसके लेंथ को। तो मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ वन क्वांटिटी विथ सम स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी। जो हमें पता है इस नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी से जब भी हम कंपेयर करेंगे किसी चीज को तो कहेंगे कि हमने क्या किया है, मेजरमेंट किया है। तो लिख लो व्हाट इज मेजरमेंट। सबको आया समझ में? जल्दी से यस बोलो या नो बोलो, समझ में नहीं आया तो। यस सर। यस सर, समझ आ। ये हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाला चीज है, तो हम क्या करते हैं ना, कंपेयर करते हैं एक्चुअली। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। ओके, बोलते रहना है ताकि मुझे भी पता चलना चाहिए ना कि मैं जो समझा रहा हूँ वो तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अपना जो म्यूट करके रखे हो यस और नो बोलने के लिए ऑन कर देना, फिर म्यूट कर लेना। ठीक है, चलो तो लिखो व्हाट इज मेजरमेंट। इसका आंसर लिखो, the comparison of one quantity with, कंपेयर करेंगे तो हमें दो चीज चाहिए कंपेयर करने के लिए। ठीक है, comparison of one quantity with some other, या अदर मत लिखो, विथ सम नोन स्टैंडर्ड, विथ सम नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम वैल्यू, या द सेम ग्रुप ऐसे कर सकते हैं। जैसे मैं तुमसे बोल रहा हूं कि ये बताओ ये कपड़ा, इसका लेंथ, मैंने एक क्लॉथ दिया, बोला कि इस क्लॉथ का लेंथ बताओ कितना हुआ, और तुम लेके चले गए क्या, किलोग्राम। मैंने कहा लेंथ मेजर करने के लिए, तुम मेजर कर रहे हो केजी से। ये हो सकता है क्या? नो। हो सकता है, लेकिन ये गलत है। हो सकता है हम क्लॉथ को मेजर कर सकते हैं किलोग्राम से, बट इसका लेंथ पता नहीं चलेगा, हमें इसका मास पता चलेगा। लेकिन मैंने क्वेश्चन ये कहा कि इसका लेंथ बताओ, और तुम मेजर कर रहे हो किलोग्राम से। मैंने कहा कि मेरे बॉडी का टेम्परेचर मेजर करके बताओ कितना हो रहा है, और तुम लेके आ गए मीटर टेप, मीटर स्केल लेके आ गए। मीटर स्केल से टेम्परेचर मेजर करते हैं या थर्मोमीटर से? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से। तो ऐसे ही जब भी हम किसी एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से जब हम कंपेयर करेंगे, ये सेम वैल्यू होना चाहिए, या सेम यूनिट होना चाहिए, या सेम लेवल होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि 10th क्लास का बच्चा है वो 98% लेके आया है, फिर मैं बोलूं कि एक 9th क्लास का एक स्टूडेंट है वो 99% लेके आया है। अब तुमसे पूछ रहा हूं कि बताओ ये बच्चा पढ़ने में सही है या ये बच्चा पढ़ने में सही है? Who is good in study, 9th वाला या 10th वाला? क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या पूछा? हाँ। मैंने ये कहा कि दो बच्चे हैं, there are two students, one is in class 10th, another is in class 9th. He got 98% marks, he got 99% marks. So my question is, who is a good student? I am comparing two students. कंपेयर नहीं कर पाएंगे, कंपेयर नहीं कर पाएंगे। सेम अगर क्लास में रहेंगे तो कंपेयर कर सकते हैं। यस, हम तो कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे ना इसको कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। Why? Because they are from different classes. They are not from the same class. One is from 10th class, another is from 9th class. कंपेयर कैसे करोगे? रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। समझ गए?
तो हमें जब भी चीजों को मेजर करना है, कंपेयर करना है, तो दोनों सेम होना चाहिए, सेम ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए या सेम सिस्टम से बिलोंग करना चाहिए। ये इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत जगह पे यूज आएगा। ठीक है, समझ गए? यस सर। यस सर। मेजरमेंट समझ में आ गया। मेजरमेंट भी एक तरीका के क्या है, कंपैरिजन है, एक तरीके का कंपैरिजन है। हम एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं और उससे कंपेयर करते हैं चीजों को। तो जो स्टैंडर्ड फिक्स क्वांटिटी है उसी को बोलते हैं यूनिट। तो लिखो यूनिट का डेफिनेशन। यूनिट क्या है, जैसे मीटर यूज किया, किलोग्राम यूज किया, डिग्री सेल्सियस यूज किया, एमीटर, करंट का क्या होता है यूनिट, एम्पियर यूज किया। तो ये सारे जो यूनिट्स है ना, दे आर द स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटीज। ठीक है, तेरा वो दिखा ना आंटी को, तो देखो द स्टैंडर्ड, तो वो दिखा ना, द स्टैंडर्ड नोन क्वांटिटी दिखा तो सही आंटी used को दे। to या used for comparison और तो देख दे रही है। is called units, called unit। ठीक है, क्या? मेजरमेंट के डेफिनेशन में मैंने कहा कि हम एक कंपेयर करते हैं चीज को दूसरे स्टैंडर्ड नोन यूनिट से। तो जो दूसरा वाला स्टैंडर्ड नोन यूनिट है उसी को हम ये बोलते हैं यूनिट, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। ठीक है, चैप्टर का Yes, नाम sir. था, चैप्टर का नाम था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले तुम्हें पता चल गया कि मेजरमेंट क्या है। अब तुम्हें ये भी पता चल गया कि यूनिट क्या है। पता चल गया, यस और नो? यस। यस। हाँ, तो मेजरमेंट भी समझ में आ गया, यूनिट भी समझ में आ गया। अब वापस चलते हैं फिजिकल क्वांटिटी पे। ठीक है, ये मन क्या मुनासिब वाला लोग ने पर्सन जरा वो बजाने के। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फिजिकल क्वांटिटी मींस मेजरेबल क्वांटिटी, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। अब इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, दूसरे को वेक्टर बोलेंगे और तीसरे को टेंसर बोलेंगे। ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसका टेंशन नहीं लेना है, टेंसर का टेंशन नहीं लेना है। हमें स्केलर पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है। ठीक है, यस। तो लिखने से फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज स्केलर क्वांटिटी, सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटी एंड थर्ड इज द टेंसर क्वांटिटी। टेंसर के बारे में एक थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, जैसे स्केलर पता है तुम्हें, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, पढ़े हो 9th क्लास में? हाँ। मोशन एक चैप्टर है, उसमें पढ़ाया गया होगा। डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज। मैं इसको पढ़ाऊंगा, एक अलग से चैप्टर है वेक्टर, वेक्टर चैप्टर में पढ़ाऊंगा इसके बाद। बस ऐसे ही जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो मैं अगर पूछूं कि एक करंट है, करंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम हाई टर्मिनल्स टू लो टर्मिनल, मतलब फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, डायरेक्शन होता है ना ऐसे। हाँ। जैसे एक बैटरी है तो करंट किधर से किधर फ्लो करता है, ऐसे फ्लो करता है। तो इसका तो एक डायरेक्शन है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि करंट इधर से भी फ्लो हो सकता है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि करंट इधर से फ्लो हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। मतलब इसका एक करंट का एक डायरेक्शन है। मैं बोल रहा हूँ इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो है, मतलब इसका एक मैग्नीट्यूड भी है। करंट के पास डायरेक्शन भी है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने की वजह से तो वेक्टर होना चाहिए, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस। हाँ, तो इसको लिख लो, इसको हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके बाद जो चैप्टर शुरू होगा। अब आते हैं इस चैप्टर पे। तो लिखो यहाँ पे एक यूनिट, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना है। यूनिट लिखो, यूनिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ऐसे 3 पार्ट्स ऐसे बना लो। फर्स्ट वाले को बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी।
अगर क्वांटिटी की बात करेंगे तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसी को बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। ऐसे ही एक आता है सप्लीमेंट्री यूनिट आता है, और एक लास्ट में आता है डेराइव्ड यूनिट। इस तीनों को लिखो, एक एक करके इनको समझेंगे। अच्छा, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े हो तुम लोग? एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एसआई यूनिट, ये सब पढ़े हो? कितने लोग हैं जो पढ़े हैं और उनको याद है? बोलो, सबको याद है? सर एक बार कर दो रिपीट थोड़ा सा। अच्छा, बोल नहीं रहा है कोई। चलो इसको पढ़ने से पहले फिर लिख लो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ लेते हैं। लिखो सिस्टम ऑफ, क्योंकि ये यूज होने वाला है, इन सब में यूज होने वाला है ये। सो राइट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट इज एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो यहाँ पे जो एम है ना, एम किसके लिए है? मीटर के लिए है। किलोग्राम। एस है सेकंड सिस्टम। तो ऐसे लिख सकते हो, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, लेंथ is measured in meter, mass is measured in kilogram, time is measured in सेकंड्स। समझ में आया? लिख लो यस इसको। सर। सेकंड लिखो सीजीएस, ऐसा सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें क्या होता है, ये सेम स्टेटमेंट लिख लो, ये सेम स्टेटमेंट ऊपर से लिखो। इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास मेजर्ड इन ग्राम, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। ये सारा सेम स्टेटमेंट लिख लो, बस यहाँ मीटर की जगह ये सी फॉर सेंटीमीटर होता है, जी फॉर ग्राम होता है, एस फॉर सेकेंड ही रहता है। The same statement लिखो, replace the meter by centimeter, replace the kilogram by gram, and replace the keep it same. Second is second in all system of unit. हो गया? सर हाँ सर। ये सीजीएस को ना, इसको कहीं पे भी बुक में देखना, इसको दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ पे एक स्टार बना के लिख लो, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं, फ्रांस में डेवलप हुआ था ना, इसीलिए फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट। एमकेएस को मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, तो यहाँ पे भी इसको भी लिख सकते हो, मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। हो गया? लिख लिया? यस सर। देखो यहाँ एक वर्ड है मैट्रिक, इससे क्या समझते हो तुम लोग? इस वर्ड से क्या समझते हो? मैट्रिक का मतलब क्या होता है? सिंपल सी भाषा में, एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में बस इतना जानो कि कोई भी ऐसा चीज जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, वो सारे के सारे मैट्रिक्स हैं। डेसिमल सिस्टम मल्टीप्लिकेशन में आता है,
फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में आता है, कोई भी मल्टीप्लिकेशन सिस्टम फ्रैक्शन में या इंटीजर में आता है, सबको मिला के हम एक नाम दे देते हैं मैट्रिक। समझ में आया? कोई डाउट है? नहीं। हाँ, बस ऐसे समझ लो, जैसे मैंने मान लिया 2 into 3 कर दिया है तो ये मैट्रिक में हो गया रिप्रेजेंटेशन। 2.5 into 7.8 कर दिया, ये मैट्रिक सिस्टम हो गया। यही चीज पढ़े हो ना, बस उसका नाम तुम्हें नहीं पता है। पढ़े हो तुम लोग, सब पढ़ा है ये सब, लेकिन नाम नहीं बताया गया होगा। अब थर्ड लिखो, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। थर्ड इज FPS। This is also called British system of unit. British system of unit, ये ब्रिटेन में पैदा हो, इसको मतलब ओरिजिनेट हुआ था, इसीलिए इसको भी बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। ये मैक्सिमम ब्रिटेन में ही यूज होता है, अभी भी लोकली इसको यूज करते हैं, इंटरनेशनली यूज नहीं होता है। ये सारे सिस्टम्स जो पढ़ रहे हैं ना, इसका ड्रॉबैक बताऊंगा कि ये सारे सिस्टम्स को SI सिस्टम से क्यों रिप्लेस किया गया। वाई डू वी नीड SI सिस्टम, वाई डू वी यूज SI सिस्टम। जब इनके ड्रॉबैक्स पता चल जाएगा तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि हम क्यों SI सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लिखो इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट लेंथ इज मेजर्ड इन, जो इधर स्टेटमेंट लिखे हो ना तीनों सेम वही लिख लो, लेंथ इज मेजर्ड, मास इज मेजर्ड, टाइम इज, यहाँ पे हो जाएगा फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। तो लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड। जब बर्थडे के लिए केक केक लाने जाते हो तो क्या बोलता है वो, कितना केक चाहिए, तो क्या बोलते हो, पाउंड में ही बोलता है ना, कि ग्राम में बोलता है, किलोग्राम में बोलता है। बर्थडे केक लाने गए हो कभी कहीं दुकान पे? बोल नहीं रहे हो तुम लोग। हेलो, चलो टाइम लिखो, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। डन सर। हो गया? हाँ। Yes, sir. ओके, सुनो, एक इसका ड्रॉबैक लिखने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो पहले, ध्यान से सुनना, ठीक है? पहले के जमाने में क्या होता था, जब मार्केट नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं था, जब लोग ऐसे ही रह रहे थे ग्रुप में, सोसाइटी उस वक्त डेवलप नहीं हुआ था, सोसाइटी क्या होता है नहीं पता था, तो लोग क्या करते थे, जैसे मान लो किसी के यहाँ कोई एक पर्टिकुलर अनाज है, मतलब सीरियल है, जैसे मान लो मेरे पास आटा है, तुम्हारे पास चावल है, मुझे चावल खाने का मन कर रहा Exchange है, of goods. तुम्हें रोटी खाने का मन कर रहा है, ठीक है? हाँ तो क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे। हाँ हाँ। तो एक्सचेंज करने के लिए पहले ऐसा कुछ तो था ही नहीं कि हाँ भाई तुम मुझे 1 kg राइस दे दो, मैं तुम्हें 2 kg ये फ्लोर दे देता हूँ, आटा दे देता हूँ, ऐसा कुछ था नहीं। तो लोग क्या करते थे, एक डब्बा जैसा कुछ बनाते थे, कुछ भी ग्लास, जैसे अब घर में अभी भी, गांव में भी अभी भी इसको यूज करते हैं। पड़ोसी के घर में कुछ अगर मान लो आटा नहीं है या चावल नहीं है, दाल नहीं है या चीनी नहीं है, तो क्या करेगा, एक ग्लास लेके आएगा, बोलेगा कि इसमें थोड़ा सा चीनी दे दो या आटा दे दो, ग्लास दे दो। अब वो लेके चला जाएगा, जब उसको उसके यहाँ घर में जब फिर से दुकान से खरीद के आएगा तो वापस उसी ग्लास से, उसी इंस्ट्रूमेंट से जिससे लेके गया था वापस करने आएगा, ठीक है?
हाँ तो ऐसे ही पहले होता था। अब मान लो गलती से बच्चा है, कोई घर में खेलते खेलते इसको गुम कर दिया, ये जो ग्लास जिससे तुम लेके गए थे वो गुम हो गया, तो क्या करोगे? तुम दूसरा ग्लास यूज करोगे। अगर वो ग्लास सिमिलर नहीं होगा, इससे आइडेंटिकल नहीं होगा, तो ये हो सकता है कि तुम मेरे से जितना सामान लेके गए थे उतना वापस नहीं कर पाओगे, या तो उससे ज्यादा कर दोगे या फिर उससे कम कर दोगे, है ना? हाँ बोलते रहो, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अपना अपना ऑडियो ऑन कर लो और इसको सुनो, ये कहानी को बहुत मजेदार है। इससे पता चल जाएगा कि ड्रॉबैक कहाँ से कैसे कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। हर चीज का कोई ना कोई कहीं ना कहीं से रीजन है, तभी ऐसा किया गया है। ठीक है, ऐसे ही अपने मन से हाँ। कुछ नहीं किया है, लोगों ने देखा है, समझा है, ऑब्जर्व किया है, फिर फॉर्मुलेट किया है। अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड राइटर फिनमैन एक फिजिक्स का एक बहुत बड़ा राइटर है, साइंटिस्ट है। उन्होंने कहा था कि नो वन कैन फॉर्मुलेट द फॉर्मूला ऑफ फिजिक्स। कोई फिजिक्स का फॉर्मूला बना ही नहीं सकता है, और सही बात है, नहीं बना सकता। क्यों? बिकॉज दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन द नेचर एंड द साइंटिस्ट आर द वन हु आर गेटिंग द थिंग्स एंड ऑब्जर्विंग द थिंग्स एंड दे आर पुटिंग इन अ ऑर्डर। उन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं और एक ऑर्डर में उसको रखते हैं, फिर मैथ्स यूज कर देते हैं, तो एक इक्वेशन बन जाता है, डेफिनेशन लिख देते हैं, सब थ्योरी बन जाता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, न्यूटन के पैदा होने से पहले भी एप्पल नीचे गिर रहा था, उससे पहले भी मून चारों तरफ घूम रहा था अर्थ के, न्यूटन के पैदा होने से पहले भी लाइट थी, है ना? तो इसने क्या किया, ये सब देखा। वैसे ही इसको देखा गया सोसाइटी में जो लोग थे उन्होंने देखा कि तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ऐसे कैसे हो जाएगा। फिर जब सोसाइटी ग्रो हुआ, जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा, तो फिर लोगों ने कहा कि अब सोसाइटी बड़ा हो गया। अब सोसाइटी बड़ा होने से क्या हो गया, अब कोई एक हेड होना चाहिए सोसाइटी का, है ना? नहीं तो सारे लोग सोसाइटी में जितने भी लोग होंगे ये सारे अपने मन से काम करेंगे, तो एक हेड की जरूरत पड़ी। तो यहाँ से इलेक्शन शुरू हुआ, आया। अब ये हेड क्या होता था, पूरे ग्रुप का एक कबीला होता था, कबीले का मालिक होता था। तो अब ये सारा चीज डिसाइड करता था कि इस सोसाइटी के लिए, हमारे लोगों के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो लोगों ने कहा कि आप अब एक अपना स्टैंडर्ड बना दो जिससे हम मेजरमेंट कर सकें, चीजों को दे सकें, ले सकें। अब मान लो कोई दूसरे जंगल में दूसरा कबीला रह रहा है, उसका भी एक कोई हेड होगा। अब इस कबीले से इस कबीले में मान लो कोई सामान लेके आया, या यहाँ से यहाँ कोई लेके गया। अब इसने जो यूनिट बनाया वो कुछ और ही बना दिया, इसने जो यूनिट बनाया वो कुछ और बना दिया। तो ये यहाँ से लेके गया मन दूसरी यूनिट में, वापस लौटा रहे दूसरी यूनिट में। जैसे मैं बोलूं, अब हमारे यहाँ क्या होता है ना, गांव में वो यूज करते हैं, जैसे मन यूज करते हैं, मन, पसेरी, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आम पैक करके भेज देता हूँ अमेरिका, और उस बॉक्स पे एक स्टिकर चिपका देता हूँ कि ये आम 40 मन है। जैसे ही ये बॉक्स अमेरिका पहुंचेगा, अब सारे लोग पागल हो जाएंगे, ये लिखा क्या है, ये क्या है, इसका मतलब है, समझ ही नहीं पाएंगे। तो जब वो समझ नहीं पाएंगे कि ये 40 मन क्या है, तो कैसे पता चलेगा कि आम का वजन कितना है? कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो ये भी बोला कि नहीं, ये जो हेड जो बना रहा है ना, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर एक स्टेट आया। स्टेट मतलब किंगडम, राजा होता था, जो किंग होता था। तो लोग अपना प्रॉब्लम लेके गए किंग के पास, बोले कि सर देखो साहब, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है इसको सोल्व करो। तो राजा ने कहा कि ऐसा करो, तुम मेरा हाथ यूज करो, हैंड, यूज माई हैंड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ। और इसने क्या किया, ऐसे ही मास के लिए एक स्टोन बनाया, पत्थर बनाया, बोला कि यूज दिस स्टोन फॉर द मेजरमेंट। ऐसे ही सब चीजों के लिए उसने बनाया। अब क्या हुआ कि अब ये राजा तो भगवान तो है नहीं कि अमर है हमेशा के लिए, ये मरेगा। जैसे राजा मरा, एक दूसरा राजा आ गया इसकी जगह पे, उसका हाथ का लेंथ कुछ और है, इस राजा के हाथ का लेंथ कुछ और था। मतलब जिसने जो यूनिट बनाया था मेजर करने के लिए, वो फिर फेल हो गया। तो राजा भी सक्सेस नहीं हो पाया, फेल हो गया। अब उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ा आदमी, जब 17th सेंचुरी में आया, 16th सेंचुरी से शुरू हुआ,
तो फिर वहां पे एक कंसेप्ट आया, लोग क्या करने लगे, वन कंट्री से दूसरे कंट्री जाने लगे। तो यहाँ से कंसेप्ट आया ग्लोबलाइजेशन का, ग्लोबल होने लगे लोग। तो जब ग्लोबल हो गए तो एक अर्थ है, इस अर्थ पे कनेक्टिविटी बढ़ गया। अब कोई इंडिया में है, अब इंडिया से अपना सामान लेके जाने लगा यूरोप में बेचने के लिए। अब यूरोप में वो कोई वहां से सामान लेके आ गया अफ्रीका में बेचने के लिए, अफ्रीका से लेके चला गया ऑस्ट्रेलिया में बेचने के लिए। तो ये क्या हुआ, लोग पूरे वर्ल्ड में घूमने लगे ऐसे। अब घूमने की वजह से क्या है, अब इंडिया में दूसरा ही सिस्टम यूज हो रहा है, यूरोप में कुछ और ही सिस्टम यूज हो रहा है मेजरमेंट के लिए, अफ्रीका में कुछ और सिस्टम यूज हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और सिस्टम हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया पूरी दुनिया में। समझ में आया? यस सर। हाँ तो फिर जो बुद्धिजीवी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने एक यूनियन बनाया, ठीक है, जिसका नाम दिया इंटरनेशनल यूनियन फॉर वेट्स एंड मेजरमेंट। तो ये जो इंटरनेशनल यूनियन बना फॉर वेट्स एंड मेजरमेंट, इन लोगों ने बैठा और एक नया यूनिट बनाया जिसको नाम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये जो SI लिखा है ना, ये फ्रेंच में इसका नाम होता है, इन द फ्रेंच नेम सिस्टमी दी इंटरनेशनली, ऐसा कुछ फ्रेंच में बोलते हैं। बस सिस्टम लिख के उसमें ई लगा दो, इंटरनेशनल लिख के ई लगा दो, ये फ्रेंच वर्ड हो गया। तो इसीलिए एस पहले आता है, आई बाद में आता है। लेकिन जब इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं, जब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो दिस इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस वर्ड, फ्रेंच वर्ड। तो यहाँ से जो कंफ्यूजन हो रहा था उसको खत्म किया गया और एक नया सिस्टम बनाया गया जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। यस सर। तो अब फोर्थ जो हमारे पास बच गया था उसको लिख सकते हो SI सिस्टम ऑफ यूनिट। समझ में आया? जो जिस तरीके से फिजिक्स में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ ऐसे ही केमिस्ट्री में भी हुआ था। तो केमिस्ट्री वालों ने क्या किया, यूनियन बनाया जिसका नाम दिया IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जो भी केमिस्ट्री में नेमिंग होता है, जो भी चीजें हम फिक्स करते हैं, ये लोग मिलके डिसाइड करते हैं। ये जो यूनियन है इंटरनेशनल यूनियन, ये डिसाइड करता है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो ये सिस्टम, इसमें जो हम SI सिस्टम पढ़ेंगे, ये एक्चुअली ये हाइब्रिड है। किसका? हाइब्रिड ऑफ MKS सिस्टम। MKS सिस्टम को ही इंप्रूव करके इसको SI सिस्टम बना दिया गया है, ठीक है। कोई डाउट है? नो। तो जो MKS में यूज होता है वो सारा का सारा इसमें यूज होता है। जैसे मास के लिए हम क्या यूज करेंगे, लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे, मीटर। मास के लिए क्या यूज करेंगे, kg। टाइम तो किसी भी यूनिट में वही सेकेंड ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अब देखो, जब हमें जरूरतें कम थी, सब कुछ छोटा छोटा सा सब कुछ, मतलब जैसे मान लो पहले का टेम्परेचर कम होता था, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती थी, इतने ज्यादा पॉल्यूशन नहीं था, तो ना हमें AC की जरूरत पड़ती थी, ना ही हमें कूलर की जरूरत पड़ता था, ना ही हमें कहीं दूर जाना हो तो कार वार की ही नहीं था। हम नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते थे, सब कुछ सही था। तो जैसे जैसे साइंस ग्रो करने लगा, जैसे जैसे लोग बढ़ने लगे, इनका क्या हुआ ना, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये इंक्रीज होने लगा। जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गया तो फिर लग्जरी गुड्स आने लगे। तो जब ये लग्जरी गुड्स आने लगे तो और ज्यादा ग्लोबलाइज होने लगा, चीजें और भी ज्यादा होने लगी। तो फिर इसमें और भी चीजों को बाद में ऐड किया गया। तो बाद में जो ऐड किया गया इसे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल
यूनिट में। ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ, इसमें जो ऐड किया गया है उसको हम पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट में। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। ये देखो सब सीक्वेंस में जा रहा है, हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख लो, फिर समझाता हूँ। लिखो, द फिजिकल क्वांटिटीज, यहाँ पे वापस आ गए, यहाँ पे जो बनाया था ना ये वाला यूनिट, फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री, डेराइव्ड। तो पहले हम ये फंडामेंटल पढ़ेंगे, फिर सप्लीमेंट्री पढ़ेंगे, फिर डेराइव्ड पढ़ेंगे। तो लिखो फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। तो इसका डेफिनेशन लिखो, द फिजिकल क्वांटिटीज which do not depend on any other physical quantities. The physical quantities which do not depend on any other physical quantities are known as fundamental quantities. लिख लिया? हाँ। अब इसको समझो इसको, फिर मैं बताऊंगा आगे। देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये इसका साइंस मतलब एक जनरल इमेज क्रिएट करने के लिए। मान लो एक पोटैटो है, आलू है। अब इससे तुम चिप्स भी बना सकते हो, इससे तुम आलू का भरता भी बना सकते हो, इससे तुम क्या बना सकते हो? आलू का भुजिया बना सकते हो, इससे तुम मतलब सब्जी बना सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें जो बना सकते हो, कर सकते हो ना? हाँ। तो ये पोटैटो क्या हो गया? फंडामेंटल हो गया। अब ये पोटैटो किसी दूसरे चीज पे तो डिपेंड नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि किसी और चीज से पोटैटो बन रहा है। पोटैटो किस चीज से बन रहा है? किसी चीज से नहीं बन रहा है, वो खुद ही ग्रो हो रहा है। ठीक है? तो अगर मैं कहूँ कि पोटैटो क्या है? फंडामेंटल, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो चिप्स है पोटैटो पे डिपेंड कर रहा है। ये जो भरता बना रहे हो तुम, ये पोटैटो पे पराठा भी बनाओगे, आलू पराठा। ये जो क्या हो रहा है पराठा, ये भी डिपेंड कर रहा है। तो जो ये डिपेंडेंट है ना, इसी को बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। समझ में आया? जैसे एग्जांपल देखो, अब साइंस वाला एग्जांपल देखो, साइंस का। जैसे मीटर है, किलोग्राम है ना, सेकंड है। ये मीटर किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, किलोग्राम किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, सेकंड किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं न्यूटन, अगर मैं बोलूं जूल, अगर मैं बोलूं अर्ग, ठीक है, अगर मैं बोलूं प्रेशर का क्या होता है, पास्कल, ये सारे के सारे डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? देखो, न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो न्यूटन जो है वो 3 चीजों पे डिपेंड है। पहला तो किलोग्राम पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा मास पे डिपेंड कर रहा है, तीसरा सेकंड पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये फंडामेंटल नहीं होगा, ये डेराइव्ड हो जाएगा, क्योंकि ये किसी और चीज पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ गया? फंडामेंटल का मतलब समझ में आ गया? जो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट है। और जो इंडिपेंडेंट है वो फंडामेंटल है। ठीक है? अरे बोलो ना।
Yes, sir. Sir. हाँ अच्छा, बायो में पढ़े होगे तो एक और एग्जांपल देता हूँ। बायो में पढ़े हो ना सेल, केमिस्ट्री हाँ। में केमिस्ट्री पढ़े होगे एटम, हाँ. सिर्फ बस एटम को ही समझना कि यही फंडामेंटल है, सेल को ही समझना है कि यही फंडामेंटल है, इसके अंदर भी बहुत सारा चीज होता है, उसको भूल जाओ। लेकिन जब सेल का डेफिनेशन लिखते हो तो क्या लिखते हो? इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, लिखते हो ना। हाँ. हाँ यहाँ जो वर्ड यूज कर रहे हो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, यही बेसिक क्या हो गया? फंडामेंटल। तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सिमिलरली एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। समझ में आया? बेसिक यूनिट है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ऐसे ही जब हम फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में बहुत सारा चीज आता है, जैसे फोटोन आता है, फोटोन लाइट के लिए यूज करते हैं, तो फोटोन इज द बेसिक एलिमेंट्री यूनिट ऑफ लाइट। ये फंडामेंटल हो गया, मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में बता रहा हूँ, एलिमेंट्री हो गया। समझ में आया? ऐसे ही अगर Yes. मैं फोनोन बोल दूं, फोनोन, फोनोन से ही आया फोन, जो तुम यूज करते हो ना फोन, ये फोन कहाँ से आया? फोनोन से। और फोनोन क्या है? दीज आर दी एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ साउंड। साउंड का जो एलिमेंट्री पार्टिकल है उसको फोनोन बोलते हैं, लाइट के एलिमेंट्री पार्टिकल को फोटोन बोलते हैं, मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल को एटम बोलते हैं, लाइफ के एलिमेंट्री पार्टिकल को सेल बोलते हैं। ऐसे ही जब हम फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज के जो एलिमेंट्री चीज है उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। समझ में आया? Yes, sir. गुड। एग्जाम्पल लिख लो फंडामेंटल क्वांटिटीज का। लिखो लेंथ, मास। एक्चुअली देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसको मैं लिखवाऊंगा मास, टाइम, etc एटसेट्रा कर दो। और एक और स्टार बना के लिखो फंडामेंटल यूनिट। ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी का डेफिनेशन हो गया। अब फंडामेंटल यूनिट क्या है वो लिख लो। द units of fundamental quantities, the units of fundamental quantities are called fundamentals। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी लिखे हो इसके यूनिट को ही फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। समझ में आया? हाँ. इसका एग्जांपल लिख लो। लेंथ का क्या लिखोगे? लेंथ का लिखोगे मीटर, मास का लिखोगे किलोग्राम, टाइम का लिखोगे सेकेंड, एटसेट्रा कर दो यहाँ पे। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर तुम इसको बहुत अच्छे से समझोगे, चीजों को देखोगे, इमेजिन करोगे, आसपास को चीजों को ऑब्जर्व करोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स। मजा आ जाएगा एकदम से। लेकिन तुम्हें इमेजिन करना है, चीजों को कनेक्ट करना है, आसपास की चीजों में जो हो रही है उनको कनेक्ट करना है। ऐसे कहानी की तरह ऐसे पढ़ के याद करके रट के चले जाओगे, कुछ मजा नहीं आएगा, फिर बाद में चल के बोरिंग लगने लगेगा। ठीक है, तो चीजों को पढ़ो, लाइफ में हम कहाँ यूज कर रहे हैं उसको देखो, सोचो कि इसमें फिजिक्स का क्या यूज हो रहा है, कौन सा लॉ यूज हो रहा है, कौन सा थ्योरी यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है इसमें, कौन सा फिनोमिना, फिजिकल फिनोमिना ये जो हो रहा है किसके वजह से हो रहा है। लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओ। तो अब इसमें लिखो देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। एक टेबल बना लो यहाँ पे। मैं लिखता हूँ यूनिट और क्वांटिटी है सबको। यहाँ पे इधर नाम लिख लो, नेम ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ उसका SI यूनिट लिख लो और इधर उसका सिंबल लिख लो।
फर्स्ट में लिखो लेंथ, इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, सिंबल है स्मॉल एम। सेकेंड है मास, इसका ऐसा यूनिट है किलोग्राम। ये कैपिटल में नहीं लिखना है, स्मॉल में ही लिखना है, क्योंकि हम कैपिटल में सिर्फ वही लिखते हैं। कौन सा? अच्छा इसको बताऊं, मास का किलोग्राम, इसका सिंबल है स्मॉल के स्मॉल जी। इसके पीछे भी कहानी है कि स्मॉल क्यों होता है, कैपिटल क्यों नहीं होता है। थर्ड है टाइम, टाइम का है सेकेंड। कहीं पे भी टाइम का सेकेंड कैपिटल में लिखा हुआ नहीं देखोगे, अगर कहीं लिखा है तो मिस प्रिंट है, सिंबल है स्मॉल एस। 4 है टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है केल्विन, इसका कैपिटल के देना है। 5th नंबर है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट है 5th नंबर, इसका ऐसा यूनिट है एम्पियर, स्मॉल में लिखना है और सिंबल इसका कैपिटल ए देना है। 6 में लिखना है लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, इसका ऐसा यूनिट है कैंडेला, CANDELA, सिंबल है स्मॉल सी स्मॉल डी। सेवेंथ में लिखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 6 हो गया, यहां तक लिख लिया। अब 7th को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो 7th को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका ऐसा यूनिट है मोल, मोल लिख लो स्मॉल MOLE, मोल। इसका सिंबल भी मोल होता है, बस ई हटा दो, सिंबल लिख लो MOL। ठीक है, हो गया। Yes. 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनके यूनिट सिंबल लिख लिए। Yes, sir. हाँ ठीक है, अब आज रहने देते हैं यहीं तक, क्या बोलते हो सर? अब सुन रहे हैं? हाँ सर सुन रहा हूँ। हाँ तो अभी रहने देते हैं आज इतना ही तक। तो सर दोपहर को या शाम को आज लेंगे या फिर कल? अभी नेक्स्ट लेक्चर आपका परसों होगा। हेलो, एक्चुअली मैं इनको हाँ, 2 घंटे ओके। पढ़ा दूंगा ना, तो इनको पता नहीं चलेगा कि 2 घंटा हो भी गया। हाँ 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 ठीक है। तो पता ही नहीं चलेगा कि कितना हो गया। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग परसों लेते हैं ऑन 17th में। टाइम हम जी लोग जी, आप हाँ इनको मैसेज कर दीजिएगा टाइम, और मुझे भी मैसेज कर, मतलब टाइम पूरा एक बना दीजिएगा 1 वीक का, इनको भी मैसेज कर दीजिएगा। ओके। और सारे schedule आप लोगों का मैं- बच्चों को, हाँ सारे बच्चों के लिए मेरा बस एक यही सजेशन है कि टाइम पे ही आओ, टाइम ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, टाइम से ही लाइफ बनता है, टाइम को रिस्पेक्ट करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ Yes, sir. एक्चुअली ठीक क्या है सर, है, आप कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो आज कनेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि कुछ नेट का प्रॉब्लम है कई लोगों का, या फिर इसलिए बहुत सारे लोग नहीं हो पाए कनेक्ट। तो नेक्स्ट टाइम वो सब हो जाएंगे, ये हम वीडियो उनको शेयर करेंगे, जो भी हम वीडियो 1 को शेयर कीजिए, बोलिए दे आर मिसिंग ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स का हाँ। ब्यूटी है, बहुत ही बेहतर है, और ये मिस कर देंगे तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर हाँ प्रॉब्लम क्या होगा ना कि देखिए सर, ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको बड़े क्लासेस में नहीं बताया जाएगा, किसी भी बड़े क्लास में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, नहीं बताया जाएगा, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग दैट यू हैव
studied all these basic things in class 8, 9, 10. लेकिन मैं ऐसा नहीं जानता, मुझे पता है कि शायद हो सकता है कुछ बच्चा पढ़ा हो, कुछ नहीं बच्चा हो, तो इसीलिए मैं एकदम जीरो से एकदम शुरू करता हूँ, जीरो से लेके ऊपर तक ऐसे। हाँ, तो इसको जितना पढ़ा दिया उसको रिवाइज करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ठीक है। और सारे स्टूडेंट्स को ये लेक्चर होने के बाद आपको एक ई-बुक शेयर किया जाएगा, उसमें आप खुद के नोट्स बना सकते हो, उसमें जो नोट्स है वो स्टडी करके, और आपको एक लिंक शेयर किया जाएगा, उससे आप मॉक टेस्ट सेक्शन पे जा सकते हो। फ्री मॉक टेस्ट आपके लिए रखे हैं वहाँ, यही टॉपिक पे जितना टॉपिक हुआ है उस पे भी आप ये टॉपिक का मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है? एक अटेम्प्ट अभी दे दो, बाद में सर ये जब पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो फिर से एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, तो आपके जो मार्क्स रहेंगे वो जैसे बढ़ेंगे वो आपको खुद को एनालाइज करने को मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि जो मॉक टेस्ट है उसका रिजल्ट फट से आ जाता है आपके मोबाइल पे ही, ठीक है? तो जो गलत आया है उसका आंसर क्या है वो सब आपको वही मिल जाएगा। तो आपका वो असाइनमेंट हो गया कि आप वो लिख दीजिए, और उसमें अगर कुछ क्वेरी है आपको तो बाद में नेक्स्ट लेक्चर में सर को पूछिए फिर, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir.